बिकॉज ये जो है ये हमारे यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, ये हमारे आरएस वाले मतलब सिविल सर्विस वाले भी पढ़ते हैं, एसएससी वाले भी पढ़ते हैं। बट व्हाट आरपीएससी हमारे फर्स्ट ग्रेड में या हम लोग के एसएससी अगर कोई दे रहा है तो एसएससी में जितना जरूरत है उतना हमारा होता है, उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉट वी वोंट कैरी ऑन फॉर यूपीएससी और आरएस, ठीक है, नहीं तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि देखो अब ये हो गया, लेकिन ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस भी तो होगा ना, ये ऐसे ही तो बना नहीं होगा संविधान इतना बड़ा, इतने सारे पेजेस का, इतने सारे आर्टिकल्स का, अप्रोक्सीमेट 300 से ज्यादा आर्टिकल्स उसमें मौजूद है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं बना होगा, इसका एक डेवलपमेंट हुआ होगा, इसका एक विकास हुआ होगा, राइट। तो ये विकास कहाँ से हुआ? देखो जब भी हम इंडियन हिस्ट्री को या आप किसी भी जगह की हिस्ट्री को देखते हो, हम इंडिया के रेस्पेक्ट में इंडियन हिस्ट्री को देखते हो, तो कोई भी हिस्ट्री देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक वो एंशिएंट में डिवाइड होती है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन में डिवाइड होगी। एक वो डिवाइड होगी आपके मिडिवल में, यानी कि मध्यकाल में डिवाइड होगी, ठीक है। और एक ये डिवाइड होगी आधुनिक में, आधुनिक यानी कि मॉडर्न में, ठीक है, मॉडर्न में डेवलप होगी। जब ये मॉडर्न में डेवलप हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन जो आपके हिस्टोरियन थे या आप बोलोगे जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया की हिस्ट्री तैयार करने का दावा करते हैं, उन्होंने इसको कैसे बांटा? उन्होंने बांटा कि यहाँ पर सारे के सारे संस्कृत और हिंदी लैंग्वेजेस ज्यादा यूज हुए हैं, इसमें हमारे पास फारसी लैंग्वेजेस ज्यादा यूज हुए हैं, फारसी प्रूफ ज्यादा है, एविडेंसेस ज्यादा है। और आधुनिक में क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, तो जो मॉडर्न जितना भी आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट इंडिया का, दैट इज डिफाइंड बाय योर ब्रिटिशर्स ओनली, ठीक है। ये अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है, अंग्रेजों ने ही इसको करवाया है। तो हम जब भी इस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे, यानी कि किसके डेवलपमेंट प्रोसेस के, कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे, सो वी विल सी दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। अब ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसे स्टार्ट हुआ, लेट्स सी फॉरवर्ड। तो कैसे स्टार्ट किया देखो, तो टॉपिक हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संवैधानिक विकास। अब ये संवैधानिक विकास हुआ कैसे? सी जब भी हम इस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं तो हम डेवलपमेंट प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा कि देखो इस वक्त क्या है कि अगर हम थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि मिडिवल से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था? मुगल थे। मिडिवल में सबसे पहले तो हमारे मौर्य वगैरह थे, बट लीव दैट पार्ट। मिडिवल में मिडिवल में मुगल था। मुगल का जब खत्म होने को जा रहा था तब मराठा आए, ठीक है। जब मराठा खत्म होने को जा रहा था तब हमारे पास अंग्रेज आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए थे। दिख नहीं रहा है? वेट, ओके वेट, बताना था ना। रिजल्ट किया ये लालच, ये रिजल्ट किया है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे फिर अपना शासन चलाना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स के वहां पे शासन किसके नाम पे चलता था? क्वीन के नाम पे चलता था, क्राउन के नाम पे चलता था। इसलिए व्हेनेवर वी वांट टू कंसीडर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम लोग संवैधानिक विकास को जब भी कंसीडर करते हैं तो हम लोग 2 पार्ट में देखते हैं। एक हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कैसा डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंडर कैसा डेवलपमेंट, ब्रिटिश क्राउन के अंडर कैसा डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बट यू हैव टू कंसिडर सम ऑफ द थिंग। तुम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सुना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आया था? ये आया था 1773 में। इसके हम ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें इन लोगों ने की, ये इन लोगों ने 1773 से लेकर आपके 1853, ठीक है, 1773 से लेके 1853 तक इन लोगों ने जितना काम करना था कर लिया। लेकिन जब ये क्राउन का अंडर प्रेशर आया, मतलब क्राउन के द्वारा जब वो यहाँ पे शासन करने गए, तब कैसा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, ये था 1858 से लेके आपके 1947। ये चीज दोनों आपको याद रखनी है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया आया, पिट्स इंडिया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया, और ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए, चार्टर एक्ट 4 थे, जो कि आपके 1793 से स्टार्ट होके 1853 तक, ठीक है। ये सारे के बीच में हम लोग क्या क्या इनके भीतर बातें हुई, ये सब भी हम लोग कंसिडर करेंगे, डोंट वरी। बट ये था इनके अंडर का डेवलपमेंट, इनके अंदर इतना ही डेवलप हुआ। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रूल करना है, ब्रिटिशर्स ने जब ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग को यहाँ पे रूल करना है, तब क्या हुआ, तब ये गवर्नर जनरल, वायसरॉय, ये सारी चीजें प्रोसेस इंडिया में आई, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या बना? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम और 2 तुम लोग देखोगे, ठीक है, ये वाला भारत शासन अधिनियम तो 1858 में बना। फिर आप देखोगे कि इंडियन गवर्नेंस
ठीक है। अब इसके बाद भारत परिषद अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये भारत परिषद अधिनियम हमारे पास पता है कितने थे, तीन थे जो कि 1861 से लेके आपके 1909 तक चले, जबकि ये जो भारत शासन अधिनियम था ये हमारे पास तीन थे, याद रखना तीन थे, ठीक है। एक तो 58 वाला था, ठीक है, एक 1919 वाला था और एक 1935 वाला था। 35 वाला हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें हमारे लिखी गई, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला 1947 में बना वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसलिए क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए जाते हैं कि कितने सारे भारत शासन अधिनियम बने, इंडियन गवर्नेंस, कितने सारे इंडियन काउंसिल, इसको काउंसिल कहेंगे, परिषद को काउंसिल, तो काउंसिल कितने बने, वो हमारे पास तीन बने, लेकिन जो लास्ट वाला बना वो था भारत स्वतंत्रता स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 में बना। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें मैंने ऊपर से आपको बताई। अब एक एक करके क्या देखेंगे, इसके भीतर देखेंगे, बट इसके भीतर उतना ही देखेंगे जितना हम लोग को एग्जाम में चाहिए, बिकॉज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि वहां पे ऑप्शनल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो कंपनी है वो अप्रोक्सीमेटली 1600 में आ चुकी थी। कहाँ पर आई थी ये मुझे पूछ के बताना, कहाँ पर आई थी, आएगी कहाँ पर, किसी ना किसी बंदरगाह पे आएगी, किसी न किसी बंदरगाह पे आएगी, किसी न किसी पोर्ट पर ही आएगी। तो पोर्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास महाराष्ट्र है, यानी कि मुंबई, देख मुंबई उस वक्त बॉम्बे था, ठीक है, या तो बे ऑफ बंगाल के कोलकाता के साइड आएगी, या फिर साउथ में आपके चेन्नई के साइड आएगी, चेन्नई हुआ या विशाखापट्टनम हुआ, इस साइड में आएगी। यानी कि मैं यहाँ पे इसको लिख के साउथ लिख देती हूँ। तो मुझे ये खोज के बताओ, ये एक जीके का क्वेश्चन भी आपका होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस साइड में व्यापार के लिए आई थी, के लिए आई, ठीक है। ओके, सो अब देखो, जिस क्राउन के जिसके नाम पर काम होता था वो था क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। इसी के नाम पर ही भारत में शासन चलाया जा रहा है, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पहला रेगुलेटिंग फर्स्ट वन, क्लियर है। इसमें क्या क्या कि भारत में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों भूमिका, इसके पहले सब इधर उधर था, हाथापाई था, कुछ भी एक प्रोसेस डिवाइस नहीं था, कोई भी एक नियम कानून था, सब अपना अपना खुद का नियम कानून चला रहे थे। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन का या संवैधानिक विकास का जो एक डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब इस एक्ट के माध्यम से एक्चुअल में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रू दिस एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास, क्लियर है। तो इस एक्ट के द्वारा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्ट के साथ तुम ये लिखोगे कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित का प्रयास किया। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, देखो एवरीथिंग, कभी भी किसी देश की अगर इकोनॉमी चल रही है या किसी का देश में व्यापार चल रहा है या कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण किया गया है, मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज इकोनॉमी, क्या हम कितना पैसा कमा सकते हैं, और दूसरा है वहां पे रिलीजन। दिस इज द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर
जब भी कोई कभी बिजनेस कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, या किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, या किसी से कुछ परचेज कर रहा है, या कहीं पर व्यापार करना चाह रहा है, कहीं पर अपनी कॉलोनीज बटा रहा है, बस यही दो फैक्टर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो ऑब्वियस सी बात है वो इकोनॉमिकली आई। वो यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहती थी, सिर्फ अपना इकोनॉमिक सत्ता स्थापित करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें को बाहर ले जाना चाहते थे। फिर धीरे 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 उनका यहाँ पे इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट के रूप में इन्होंने क्या किया कि अपने रिलीजन को यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की। रिलीजन स्थापित करने के लिए उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया। चलो ठीक है, एजुकेशन दिया, बहुत सारे धर्मांतरण किए, ये वो बहुत सारी चीजें की। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना मनमाना तरीका कर रही है। तो मनमाना तरीका तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो जो क्राउन वहां पे बैठा था, जो क्वीन जिसके शासन पे ब्रिटिश का शासन चल रहा था, अब वो क्या चाहती थी, वो कंट्रोल सब कुछ अपने हाथों में चाहती। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बड़ी सत्ता है, आप एक छोटी सी कंपनी कैसे कितने बड़े जगह पे हैंडल करेंगे, ये तो नामुमकिन सी बात है, और ये खोना भी नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये जो पहला एक्ट बनाना, ये पहला एक्ट एक्चुअल में कंट्रोल में लाना था। किसको कंट्रोल में लाना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लाना था, कि नहीं, हम भारत पर शासन करेंगे, हमारे हिसाब से इंडिया में चलेगा सारी चीजें, और तुम हमारा एक पार्ट हो, तुम मेरे साइन के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये इन दोनों के भीतर की माथापच्ची थी, भारत पर इसका कोई भी काम नहीं था। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ये क्या है? ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटिश है। अब यहाँ से जब वहां पर आए तो इनका एक हेड ऑफिस यहाँ पे होगा। ये हेड ऑफिस जो है वो कंट्रोल करेगा कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे चाहे सारी चीजें देख रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ब्रिटिश यहाँ पर भी इसको ध्यान रखने के लिए, इसका जो प्रशासन चल रहा है कैसा, कैसे इसका सारे काम कर रहे हैं। तो कंपनी यहाँ का जो इसका हेड ऑफिस है, इस हेड ऑफिस पे दो पार्ट्स होते थे, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पर ध्यान रखते थे, क्या क्या ध्यान रखते थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी के प्रशासन, ठीक है, की निगरानी, निगरानी रखने के लिए दो बॉडीज थी, टू बॉडीज बोलो या दो संस्थाएं, ठीक है। कौन कौन सी दो संस्थाएं थी? एक था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल, और दूसरा था आपका कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, ठीक है, यानी कि हितधारकों का मंडल। यानी कि जो मुनाफा वगैरह होगा, शेयर होल्डर्स, एक तरह से तुम समझ लो ये शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, ये शेयर होल्डर्स थे। और ये कौन से थे? ये जो उसको चलाते थे, उसके डायरेक्ट करते थे, यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे क्या होगा, ये सब समझ में आ गया, कैसे देख रेख होती थी यहाँ पर इनके ऑफिस में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब ये सारी चीजें हुई तो और भी कैसे काम हो रहा है, ये क्या हो। एक नाम तुम लोग सुनते हो कि, देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि ये नाम बता दिए जाएंगे और बोला जाएगा ये क्या कौन था, या इसके बारे में इतनी सारी चीजें जो ऑड है उसको बाहर निकालो, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम लोग ने एक नाम सुनोगे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एक नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये क्या है? ये एक्चुअली, ये जो हमारा जो अधिनियम है, ये चार्टर वाला, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम था अभी हमने बताया, बताओ कौन सा अधिनियम था? हम लोगों ने अभी रेगुलेटिंग एक्ट बताया, ठीक है, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट बताया, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बनाया गया। तो धीरे एक एक प्रोसीजर, एक कानून टाइप की, एक व्यवस्था टाइप की यहाँ पर डेवलपमेंट किया। समझ में आया? ओके, तो अब इसी की सहायता से एक साथ आपके जो सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही क्या किया, उस इसी अधिनियम से उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और गवर्नर जनरल जब वो बने तो उन्हीं की सहायता से एक 4 सदस्य वाली एक काउंसिल का निर्माण किया गया जो काम वाम करेंगे। ठीक है, इसके द्वारा ही आपके मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे और बंगाल के गवर्नर के अधीन। क्लियर है? तो देखो एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले आपका बंगाल आया। बंगाल में गवर्नर जनरल कौन बने? गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन आपके हेस्टिंग्स। जब ये गवर्नर जनरल बने तो इनके सहायता, इनके ही अधीन आ गए कौन कौन आ गए, 2 स्टेट्स और आ गए। कौन सा? उस वक्त क्या वो कहलाया जाता था? मैड्रास प्लस आपका बॉम्बे। बंगाल का जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो बंगाल के अंडर में जो ये 2 बड़े बड़े स्टेट्स, देखो ये दोनों जो जगह थी, डिस्ट्रिक्ट्स थे, आप बोल सकते हो उस समय ये बहुत बड़े स्टेट्स के रूप में काम करते थे। व्हाई? बिकॉज दीज टू थिंग्स आर द मेन प्लेसेस फॉर योर पोर्ट। बंदरगाह, जो व्यापार का आना जाना था बंदरगाहों से द्वारा हो सकता है, तो ये जो थे बहुत बड़े बड़े थे। बट बंगाल क्या था? बंगाल काफी समृद्ध था, बंगाल के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए जो ये वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग के अंडर ये दोनों चाहिए। किसके? कौन से एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्लियर है? ओके। तो जब पहले सभी आपके प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल एक दूसरे से जो पहले स्वतंत्र हुआ करते थे, मतलब इन जगह को हम लोग उस समय क्या कहते थे? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी। आप अभी भी देखना कि कोलकाता में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज भी है आज भी, काफी अच्छी एजुकेशन है वहां पर। तो वट एवर में बी, व्हाट आई एम सेइंग कि उस वक्त इन सबको पहले क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता। तो मैड्रास प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी हो गया, प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी, ये सारे क्या कहलाते थे? प्रेसिडेंसीज कहलाते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आपके मैड्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के पास चले गए। क्लियर है? ओके। अब देखो, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट का पहला तो आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का बना। दूसरा काम क्या बना? सबसे पहले बंगाल में उच्चतम न्यायालय का निर्माण। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या, एक सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एक, और जिसके अन्य 3 न्यायाधीश थे जो कि उनको हेल्प करते थे। वो कितने थे? 3 थे। तो अगर सबसे पहले पूछा जाए कि स्वतंत्र, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कंफ्यूजिंग वाला, मैं क्या बनता है? देखो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंडिया में, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बने। पूछा क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसी में कंफ्यूज किया जाएगा। अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बना, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बना, और अगर सिर्फ पूछा जाए तो इंडिया में कब, इंडिपेंडेंट इंडिया में या स्वतंत्र भारत में कहाँ बनेगा? ऑब्वियस ही बात है 1947 के बाद बनेगा, 1947 के बाद बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया पूछा जाए तो आप बोलना कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा वाला रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में क्या बना? सुप्रीम कोर्ट बना या उच्चतम न्यायालय बना। उच्चतम न्यायालय। ठीक है। अब इस उच्चतम न्यायालय की क्या विशेषता थी? एक इसका 3 इसके क्या होंगे? साइड जजेस हो जाएंगे, ठीक है, और एक इसका क्या होगा? चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, ठीक है। क्लियर है? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य सदस्य न्यायाधीश होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, और प्लीज इसमें कंफ्यूज मत करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर। क्लियर है ना? ओके। अब इसी के अंडर तो
कौन सबसे पहला जज बना, कौन सबसे पहला जज बना, अगर कोई पूछे तो बोलना सर एलिजा इम्पे। क्या सर एलिजा एलिजा कौन बना, सर एलिजा इम्पे। क्लियर है, ठीक है। ये जो थे सर्वप्रथम जज थे, किसके सर्वप्रथम जज थे, जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बना, फर्स्ट जज। ठीक है, फर्स्ट जज कौन नियुक्त किया गया, सर एलिजा इम्पे। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर ये एक्ट का मैंने दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर था, निर्धारण करना था। तो हमने अभी बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मेन ऑफिस था, जो ब्रिटेन में था, उस ऑफिस में दो पार्ट्स थे। दो पार्ट्स में एक उसका डायरेक्टर्स का था और उसमें एक जो शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें कुछ कर्मचारी भी तो काम करेंगे। तो इस जो एक्ट था, इसके तहत क्या किया कि जो कर्मचारी थे, जो वहां के वर्कर्स थे, उनको निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। समझ में आ गया, क्यों कंट्रोल करना चाहती थी क्राउन, क्राउन इसलिए कंट्रोल करना चाहती थी बिकॉज वो उनसे रिश्वत, ठीक है, रिश्वत और गिफ्ट्स ये दोनों नहीं ले सकते, नॉट अलाउड। ठीक है, समझ में आ गया, नॉट अलाउड। अब दूसरा क्या था, इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी हमने बताया आपको, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो कंपनी थी उस पर निर्धारण करना, उस पर कंट्रोल करना चाहती थी। उससे जितना रेवेन्यू या राजस्व पैदा है, वो जो काम कर रही है लोग कितने उसके अंदर एम्प्लॉयज है, उसका निर्धारण करना चाहती थी। क्या क्या जानकारियां उनसे, क्या क्या उनके पेपर्स थे, क्या लीगल प्रोसीजर्स था, कैसा उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर्स का, वो सारी चीजें कंट्रोल करना चाहती। क्लियर हो गया ना, ये है हमारा कौन सा एक्ट, ये था हमारा रेगुलेटिंग। क्लियर है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सी हाउ कैन वी, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप, ठीक है, यानी कि संवैधानिक, संवैधानिक विकास। कहाँ पर संवैधानिक विकास हो रहा है भाई, हमारे इंडिया में। इसको हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट्स में देखेंगे, हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है जब हमारा ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि 1773 में। इसके बाद फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया, ओके, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। उसके बाद हमारे पास चार चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है, कितने बने, हमारे पास चार बने, जो कि 1793 से लेके 1850 तक चला। क्लियर है, और ये सारे किसने बनाए हैं, ये सारे हमारे किसके दौरान हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। दूसरा हमारे पास क्या था, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, क्राउन के अंडर, ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमारे पास अभी हम लोग ने देखा भारत शासन अधिनियम था, फिर काउंसिल्स वाले थे, फिर स्वतंत्रता वाला, तीन था हमारे। ठीक है, इसको जब हम लोग रीड करेंगे तब लोग, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये रेगुलेटिंग एक्ट ये वाला हम लोग ने देख लिया कि मेन मेन चार पॉइंट्स। एक आपका कौन सा था, वॉरेन हेस्टिंग्स वाला था, एक आपका सुप्रीम कोर्ट वाला था, एक आपका था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी कंट्रोल करना चाह रही थी, और वो किसके द्वारा कंट्रोल करना चाहती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो रिवीजन कैसे करोगे, ऐसे ही रिवीजन करोगे, पूरा पूरा एक चार पन्ना लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब ऐसे रिवीजन करोगे तो जल्दी रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है। ठीक है, किसी एक के ऊपर ही चिपके रहो, लेकिन उसी को बार बार रिवीजन, ये हो जाए। क्लियर है ना, अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने इस डेवलपमेंट प्रोसेस का पहली चीज देख ली रेगुलेटिंग। अब हम लोग जाएंगे फिक्स इंडिया एक्ट, किस पर जाएंगे, फिक्स इंडिया। अब फिक्स इंडिया एक्ट का कब आया बताओ, फिक्स इंडिया एक्ट अभी हमने लिखा ना 1784, तो ये आपका 1784 में था। और इस
के द्वारा क्या था कि देखो कंट्रोल करना क्राउन चाह रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई ऑफिशियल नोटिस उस वक्त तक नहीं था। तो आप कुछ चाहो और आप कुछ चीजों को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड करो, दीज आर टू डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज ऑफिशियली होती है तो वो क्या हो जाती है, लीगल हो जाती है, उसमें पेपर्स होते हैं, उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लॉज होते हैं, और उन लॉज को फॉलो करना जरूरी होता है। इफ यू कांट फॉलो दीज लॉज देन यू विल गो थ्रू सम लीगल प्रोसीजर्स, आपको लीगल प्रोसीजर्स के का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो एक्ट बना, पिट्स इंडिया एक्ट, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्राउन ने तो बोल दिया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपने धाक जमाऊंगा, मैं सारी चीजों को रेगुलेट करूंगा, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे अंडर ही काम कर रहे हो। ऑल्सो यू आर अ प्राइवेट कंपनी, देन ऑल्सो यू आर वर्किंग अंडर अस, आप हमारे अंडर काम कर रहे हो। इसलिए पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि ऑफिशियल नोटिस बना, ऑफिशियल लॉज बने, ऑफिशियल सिग्नेचर्स हुए, और एक संवैधानिक दस्तावेज बना पहला। क्या? कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश क्राउन किस पे शासन करेगी, इंडिया के ऊपर शासन, एवरीथिंग हैंडल्ड बाय योर ब्रिटिशर्स क्राउन। इट्स ओके, ओके है ना? चलो एक मिनट। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम लोग ये देखेंगे कि ये हम लोग लिखेंगे बाद में, अभी इसमें देखेंगे। अब तो उस वक्त मैंने आपको बताया था जो प्रधानमंत्री थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के समय, वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। लेकिन जब आपका पिट्स एक्ट आया तो उस वक्त कौन बने, उस वक्त विलियम पिट बने। कौन बने? विलियम पिट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले में तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1773 में था। इसमें ब्रिटिश जो आपका संसदीय था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, संसदीय व्यवस्था, या आप बोलो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, इसमें कौन प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें प्रधानमंत्री आपके लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ। लेकिन ये वाला अब पिट्स एक्ट आया, पिट्स एक्ट जो आया, ये इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कौन प्रधानमंत्री बना? ब्रिटिश पार्लियामेंट से कौन प्रधानमंत्री बना? इसमें आपके प्रधानमंत्री बने विलियम पिट, विलियम, ठीक है। इसमें कौन प्रधानमंत्री बना? विलियम पिट। और इसने क्या बताया? इसने एक वैधानिक दस्तावेज बना, वैधानिक दस्तावेज पेज बनाया, जिसमें कि जो रेगुलेट होगा, जो लॉज रेगुलेट होंगे वो क्राउन के द्वारा होगा, क्राउन, ठीक है। कौन करेगा? क्राउन। क्लियर है ना? अब इसमें क्या हुआ कि जो भी चाहे व्यापार हो, चाहे आपका गवर्नमेंट्स हो, सबके लिए अलग अलग कर दिया गया। पहले ये ना जो आपका इकोनॉमिकल जो आपका बिजनेस चल रहा था वो, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी ना, सब चीजों को मिक्स बना के रखी थी, सब कुछ हॉप चॉप रखा था, हैफाजार्ड वे पे था, कुछ भी एक अलग अलग प्रोसेस मॉड्यूलर फॉर्म में नहीं था। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नो, व्यापार अलग रहेगा और यहाँ पर प्रशासन जो चलेगा, जो शासन चलेगा वो अलग रहेगा। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग करेगा, और यहाँ पर जो हम लोग गवर्नेंस चलाएंगे वो अलग चलाएंगे। सब अलग अलग कर लिया गया, एक सेपरेशन आया है, सेपरेट कर लिया गया या अलग किया गया। क्लियर है? दोनों को अलग किया गया। ओके, अब देखो, जब अलग किया गया तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक अलग अलग बोर्ड्स होंगे, अलग अलग बोर्ड्स होंगे जो इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक आपके जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज है,
उसको हैंडल करने के अलग बोर्ड होते हैं, यानी कि राजनीतिक क्रियाकलापों को हैंडल करने के लिए उसके अलग अलग सदस्य होंगे। और दूसरा आपके क्या होगा, दूसरा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में 6 सदस्य होंगे, ठीक है, 6 मेंबर्स होंगे। और ये क्या करेंगे, हर चीज को ऊपर कंट्रोल रखेंगे, हर चीज को देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और पॉलिटिकल इश्यूज को देखने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज को देखने का मतलब है कि वहां पे राजस्व कैसे चल रहा है, कैसे शासन चल रहा है, कितने लोग हैं, और सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, ऑल दिस क्लियर है। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको रिवाइज करूं एक बार फिर से, या मैं आगे बढ़ूं? टेल मी एनीवे। ओके, नाउ सी, अब हमारे पास ये सारे जो एक्ट बने, पिट एक्ट बना, अब हम चलेंगे चार्टर्ड एक्ट। क्यों चार्टर एक्ट, हमारे पास 4 चार्टर एक्ट थे, तो उन चार्टर एक्ट्स को पहले एक कब कब कौन कौन सा चार्टर एक्ट आया वो देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट कौन सा है, हमारे काउंट के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है वो पूछते हैं एग्जाम में, आपके अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पूछते हैं। और ये चार्टर्ड एक्ट में जो नेम मैंने 2 बताए वो नेम पूछ लिए जाएंगे, या सुप्रीम डेवलपमेंट हुआ ये पूछ लिया जाए। तो पहले हम चार्टर्ड एक्ट लिखेंगे, चार्टर, कौन सा, 1793 में पहला बना, दूसरा आपका 1813 में बना, तीसरा 1833 में बना, और चौथा आपका 1853 में बना। क्यों, क्योंकि 58 से फिर आपका भारत शासन अधिनियम आना शुरू हुआ। क्लियर है, देयर आर द 4 चार्टर एक्ट्स, कौन कौन से, 1793, तो हो सकता है कभी पूछ ले आपसे तो वो अलग है। क्लियर, अब इस चार्टर एक्ट में क्या बताया गया, इस चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि जो कंपनी के जितने भी आपके व्यापारिक, जितने भी आपके बिजनेस के अथॉरिटीज रहेंगी, उन सबको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तथा आपका जो कंट्रोल बोर्ड रहेगा, या जो नियंत्रक मंडल के सदस्य होंगे, तो भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की, ठीक है। भारतीय जो राजस्व होगा, जो भारत का जो रेवेन्यू होगा, उनको उस रेवेन्यू से ही सैलरी दी जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना। बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने थे, 6 थे। देखो, जो पिट्स था, पिट्स एक्ट था, इस पिट एक्ट में आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल, इस नियंत्रक मंडल में 6 मेंबर्स, ठीक है, 6 मेंबर्स है। अब इन 6 मेंबर्स को चार्टर एक्ट का जो पहला एक्ट था उसने क्या बोला, उसने बोला कि 20 ईयर्स के लिए जो बिजनेस है इंडिया में, व्यापार है कहाँ पर, इंडिया में, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज किया गया है। प्लस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो सैलरी होगी, वो सैलरी कहाँ से दी जाएगी, वो सैलरी आपके रेवेन्यू से दी जाएगी, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, ठीक? किसके राजस्व से, इंडिया के राजस्व, जो हमें मिला है उनको इससे सैलरी। बस यही था चार्टर एक्ट पहला। क्लियर है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा आप देखना कि कहीं मेन तो पॉइंट ये है, बट इसमें इसमें ये भी थोड़ा सा व्याख्या की गई कि कैसे कानून बनेंगे, कैसे नियम बनेंगे, सबका एक रिटन, इस एक्ट में ही आपके जो लॉज हैं, किसके लॉज है, बिजनेस व्यापार के लॉ हैं, या आपके सरकार के जो लॉ हैं, या आपका जो जुडिशियरी का जो लॉ है, जुडिशियरी, इन सबके जो लॉज हैं, इन लॉज को क्या किया गया, लिखित किया गया, लिखित यानी कि रिटर्न वर्क दिया गया, रिटर्न सारी चीजें बनाई। अब देखो दूसरा,
दूसरा चार्टर एक्ट हमारे पास कब आया? 1813 में आया। क्लियर है? दूसरा चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में आया। और ये क्या था? अब इसमें क्या था कि जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, अब तक देखो सोचो कि पहला वाला रेगुलेटिंग एक्ट था, दूसरा वाला आपके ये हमारा फिट्स इंडिया एक्ट था, तीसरा वाला चार्टर एक्ट का पहला वाला था। इन तीनों टाइम में आपके पास क्या था? आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन्होंने अपने इंडिया में आगमन 1600 ईस्वी तक कर दिया था, 1600 एडी तक कर लिया था। क्लियर है? तो 1600 से लेके इस तक, यहाँ तक आपके जो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में व्यापार का अपना एकाधिकार कर रही। बट जब वो चार्टर एक्ट दूसरा वाला आया, इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कर दिया, फिनिश कर दिया। क्या फिनिश कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस था, बिजनेस इंडिया में, उसको फिनिश, भारत में व्यापार, एकाधिकार व्यापार, एकाधिकार। क्लियर है? समझ में आ गया कि भारत में जो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, बिजनेस करेगी, उस चीज को इसने फिनिश कर दिया, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश में जो भी निजी कंपनी रहेगी, कोई भी कंपनी भारत आ सकती है और भारत से व्यापार कर सकती है। सिर्फ और पहले जो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी और कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है, इस चीज को चार्टर एक्ट के दूसरे वाले में खत्म कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या हुआ? लेकिन जो कंपनी का जो चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एक, ये चीज इसमें खत्म नहीं की। सारी चीजें तो खत्म की गई, लेकिन जो हमारे पास टी का और चाइना, इन दोनों के साथ जो बिजनेस होता था, जो व्यापार होता था, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। इस चीज का चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है और कोई कंपनी नहीं कर सकती। क्लियर है ना? तो सेकंड पॉइंट ये था। अब देखो दूसरा, हमने आपको पहले बोला कि प्रेसिडेंसीज थी, कौन कौन सी? कलकत्ता प्रेसिडेंसीज थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। इन सब प्रेसिडेंसीज में ऑब्वियस ही बात है, बड़े बड़े जगह थी, यहाँ पे बंदरगाह थे, यहाँ से हमें बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था। हमें मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। तो इस चार्टर्ड एक्ट में क्या किया कि जो रेवेन्यू का जो पार्ट था, जो तरीका अपनाया गया था, उस तरीका को चेंज कर दिया। ठीक है, अब अब क्या किया इसमें? और चीजें की गई। इसमें क्या किया गया? कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। क्लियर है? कंपनी अभी तक गई नहीं है, बाहर गई नहीं है, बस उसके जो अधिकार थे उसमें कुछ कुछ कमी की गई, कुछ कुछ समझो से मेंटेन किया गया, कुछ कुछ दिए गए। तो तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको गवर्नर जनरल, नॉर्मल गवर्नर, एक है गवर्नर जनरल, जनरल जो मेन होता है, एक होता है गवर्नर, और एक होगा आपका जो प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति। इन तीनों का जो नियुक्ति है वो कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कौन कर सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, बट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर क्राउन। क्राउन का मतलब ही समझ जाना, ब्रिटिश क्राउन। क्राउन किसके अंदर काम करते हैं? एलिजाबेथ के, क्वीन के अंदर। क्लियर है ना? ओके। और इस वाले में चौथे पॉइंट में लिख सकते हो कि और 20 इयर्स का एक्सटेंशन मिला, और 20 इयर्स। क्लियर है? ओके। लेकिन इसमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। क्या काम किया गया? इसमें ये किया गया
कि जो इस एक्ट थी, ठीक है, तो इस एक्ट में भारत के जो शिक्षा थी, आपको याद होगा कि आप लोगों ने कभी न्यूज में सुना होगा या इतने सारे रील्स शॉर्ट्स चलते हैं उसमें सुना होगा कि मदर टेरेसा को भारत में शिक्षा और ये जो ईसाई या बोलो कि अ, लोगों की देखभाल जो बोलो, इसके लिए उनको डोनेशन दिया जाता है, आप लोगों ने सुना हो। तो फ्रॉम वेयर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज स्टार्ट इन इंडिया, तो ये एक्टिविटी आपके चार्टर एक्ट, कौन सा चार्टर एक्ट बोलो, 1813, 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया है, बोला गया कि पर ईयर इंडिया को एजुकेशन के डेवलपमेंट या एजुकेशन के आप विकास बोलो या प्रचार प्रसार बोलो, इसके लिए 1 लाख का डोनेशन, क्लियर है, 1 लाख का क्या हो गया, वार्षिक धनराशि दिया जाए, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, एजुकेशन के लिए 1 लाख डोनेशन दिया जाएगा, तथा आपका जो अच्छे धर्म विचार ये सारी चीजें हैं वो सारे प्रचार प्रसार करवाया जाएगा, क्लियर है ना चार्टर एक्ट का सेकंड में। यू वांट एनी रिवीजन देन यू कैन से मी, तो इसके बाद हम दूसरे चार्टर एक्ट पे जाएंगे, यू कैन टेक्स्ट मी, टेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग 1833 वाला चार्टर एक्ट, इसमें क्या है, ये चार्टर एक्ट जो था, अब इस चार्टर एक्ट के सब प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो आपका थर्ड था, तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो इसमें आप एक नाम सुनते हो, देखो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोग प्रधानमंत्री का नाम देखे थे, कौन सा नाम देखे थे, लॉर्ड नॉर्थ देखे थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स देखे थे, ये दोनों नाम। अब आप लोग नाम देखते होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम आप बहुत बार सुनते हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस यही सारे नाम, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग नाम सुनेंगे थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा, थर्ड चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट, कौन सा वाला, थर्ड वाला कब आया, 1833, 1833, इसमें क्या बना, सबसे पहले एक्चुअली देखो इस समय फर्स्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ इंडिया बना, कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने किसको किसको देखा था, नॉर्थ को देखा था, और किसको देखा था, पिट को देखा था, क्लियर है, वॉरेन हेस्टिंग्स को देखा था, सर एलिजा इम्पे को देखा था, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज याद रखें। अब हम लोग फर्स्ट गवर्नर जनरल को देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्लियर है, तो इसने बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इंडिया लिखा है, याद करो उसके पहले मैंने क्या लिखा था, बंगाल का गवर्नर जनरल लिखा था, या बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्लियर है, कौन से एक्ट से बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला रेगुलेटिंग एक्ट से, तो इस एक्ट ने तीसरा वाला चार्टर एक्ट है, इसने क्या बोला कि बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं नहीं नहीं, ये पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनेगा, कौन बनेगा, विलियम बेंटिक, अलग अलग से गवर्नर जनरल नहीं रहा,
अब सिर्फ एक गवर्नर जनरल रहा, वो है पूरे भारत का। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पूरे भारत का रहा, तो इसलिए या इसके पास टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रहेंगे। कौन कौन से? एक तो भारत के नागरिक, सिटीजन्स या नागरिक रहेंगे, और दूसरा यहाँ पर आर्मी की पावर्स रहेंगी, आर्मी की पावर्स यानी कि सैन्य शक्ति। क्लियर है? क्या क्या रहेगा? सैन्य शक्तियां इनके कंट्रोल में रहेगी, आर्मी, यही तो उसको चाहिए, यही तो उसको चाहिए ना। अब इसने क्या किया कि अच्छा, बंगाल ने क्या किया था, मद्रास और किसको, बॉम्बे को अपने हाथ में ले लिया था, प्रेसिडेंसीज थी उस वक्त, तो उसको उसका अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जैसे ही ये गवर्नर जनरल बना पूरे के पूरे इंडिया का, ठीक है, तो इसने क्या किया कि भाई ये जो चीज है, दो चीज कौन कौन सी, जितनी भी लॉज पावर बनेंगे, लॉ से रिलेटेड जितने भी पावर बनेंगे, यानी कि आपकी विधायी शक्तियां जितनी, कानूनी शक्तियां, विधायी शक्ति, ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके हाथ में रहेगा। कोई मद्रास और बम्बई के पास नहीं रहेगा। मद्रास एंड इनके जो जो गवर्नर है, इनके जो गवर्नर है, इनके पास ये शक्तियां नहीं रहेंगी। ठीक है, जो आपकी विधायी शक्तियां हैं, जो आपके आपके जो लॉ बनाने के पावर्स हैं, वो नहीं रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो आपके, अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट अगर हिंदी में रेगुलेटिंग एक्ट, तो हम लोग या नियामक एक्ट। ओके, सो अब इसके पास सारी चीजें आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या हुआ भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक आपका बिजनेस एंसेंबल था, या बिजनेस सिस्टम था, या बिजनेस का निकाय था, व्यापारिक निकाय था, उसकी जो जो गतिविधियां थी, सब कहाँ कर गई। और वो एक, अब उसके जो लोग थे, अब ऐसे ही तो भगा नहीं सकते, तो उनको क्या दिया गया, उनको प्रशासनिक दिया गया, तो गवर्नर टाइप के जितने भी काम काज है में झोंक दिया गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो लोग बहुत भीतर तक इंडिया में घुसे थे, यहाँ के हर चीज, चप्पे चप्पे की जानकारी उनको, business की जानकारी। देखो, उनका आना ही यहाँ पर, यहाँ की खुशहाली के लिए नहीं था, उनका आने का मकसद था, उनके आने का जो मकसद क्या क्या था, उनका मकसद था कि यहाँ से हम व्यापार कर सकते। ठीक है, दैट इज, अब ये सारी शक्तियां क्राउन के हाथ में आ गई, तो यहाँ तक आते 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 कि अब क्या कर लिया गया, एक ही पूरा का पूरा गवर्नर जनरल सब खत्म कर दिया गया। अच्छा, अब याद रखना कि जब ये तीसरे वाले एक्ट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ, सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल, तो सिविल सेवकों के लिए जो ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट, सब उसमें बैठ, क्लियर है, खुली प्रतियोगिता जिसे हम कहेंगे, वो स्टार्ट हो गया इस चार्टर एक्ट का, तीसरे नंबर के चार्टर एक्ट। क्लियर है? सिविल सर्विसेज का मतलब तो आप समझते ही हो क्या है। तो सिविल सर्विसेज तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया में, हमेशा याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, कैसा इंडिया पूछा है उसने, इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा है या नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया, सिर्फ इंडिया लिख दिया, सिर्फ इंडिया लिख देगा तो हमेशा चार्टर एक्ट के पिछले पीछे पीछे जाना, कभी भी करंट पर मत जाना। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको सिविल सर्विसेज के लिए तो खोल तो गया, लेकिन इसमें भारतीय किस आधार पर रहेंगे या भारत इसमें नहीं रहेंगे, कि क्या क्या इसके जो आपके जो कंडीशंस हैं जिसमें आप इसमें बैठने के लिए क्वालिफाई हो सकते हो या नहीं हो सकते, ऑल दिस थिंग्स इसमें ही डिफाइन। ठीक है, और ये सारी चीजें कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें कि
कितने मेंबर्स होते थे? 6 मेंबर्स होते। क्लियर है? सो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की गई, आपने सुना होगा एक नाम, दास प्रथा। क्या प्रथा? दास। ठीक है, स्लेव, स्लेव, ये नाम आपने सुना होगा। तो इस एक्ट के द्वारा एक कुरीति को समाप्त किया गया, इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। क्यों? क्योंकि देखो एजुकेशन आ रही है ना, जब वो 1-1 लाख रुपया हर, और यार 1 लाख तो उस जमाने में कितना मायने रखता था, सोचो। तो 1-1 लाख रुपया डोनेशन दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के प्रचार पर। जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप बहुत सारी चीजों को सीखते हो। जरूरी नहीं है कि हर एजुकेशन जॉब को ही रिजल्ट दे। एजुकेशन आपके ह्यूमैनिटी को इंक्रीज करता है, आपके दिमाग में फैक्चुअल चीजों को इंक्रीज करता है। एजुकेशन मेक यू सो ब्रॉड, मेक यू सो इंट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो जब एजुकेशन इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है दास प्रथा को लगने लग गया, आप लोग एजुकेटेड हो गए कि भाई ये तो खतरनाक चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। आप किसी की इंडिविजुअलिटी को खत्म कर रहे हो दास प्रथा के। क्लियर है? तो इस एक्ट ने दास प्रथा को खत्म किया और बोला कि ये एक इलीगल प्रोसेस। तो अगर कभी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दास प्रथा कब खत्म हुई, आप बोलना कि दास प्रथा चार्टर एक्ट की जो तीसरी वाला पार्ट आया 1830 में, उससे द्वारा ये खत्म। क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी। अगर ये क्लियर है तो हम